वर्ल्ड वार टू, दैट्स मीन्स द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 की शुरुआत हुई और 1945 को खत्म हुई। लगभग 6 वर्षों तक ये युद्ध चला। इस युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था? तो इसके मुख्य कारण था आपका वर्साई की शीर्ष महल में, वर्साई की शीर्ष महल में पेरिस समझौता, जिसमें वर्साई की संधि, जिसमें जर्मनी को बहुत ही अपमानजनक शर्तें उस पर लाद दी गई। इस हुआ क्या वर्साई की शीर्ष महल में 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में वर्साई के शीर्ष महल में जब जर्मनी के साथ कठोर युक्त शर्तें इसके सर पर लाद दी गई, तो इससे कहा गया कि आप अधिक से अधिक 1 लाख आर्मी अपने पास रख सकते हैं, इससे अधिक आप अपने पास फौज को नहीं रख सकते। इसके अलावा आपके पास नेवी की फोर्स नहीं रहेगी, आपके पास एयरफोर्स की फौज नहीं रहेगी। उसका जो उस जमाने का बहुत ही जाने माना कारखाना था जिसका नाम था चेका, उसमें कोयले का कारखाना था। बहुत ही हद तक पूरे विदेश में वहां से कोयला सप्लाई किया जाता था। ठीक है, तो उस चेका को 10 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। खुद की संपत्ति पर जर्मनी का खुद का संपत्ति था, परंतु जर्मनी उसे अपना संपत्ति नहीं कह सकता था। इतनी कठोर शर्तें उस पर, युद्ध की शर्तें और पाबंदियां लगा दी गई। उसके हाथों और पैरों में बेड़ी लगा दिया। ठीक है, इतना ही नहीं, इस युद्ध की जो हर्जाना था, भरपाई था 6 अरब 10 करोड़ पाउंड रुपया, वो जर्मनी की सर पर लाद दिया गया। 6 अरब 10 करोड़ पाउंड रुपया। ठीक है, और इसका भरपाई सिर्फ और सिर्फ जर्मनी वालों ने ही किया। युद्ध तो पूरा विश्व किया, 37 देशों ने इस युद्ध में भाग लिया, प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, परंतु अकेला भारत जर्मनी इस युद्ध की भरपाई हर्जाना को क्यों भरे? इतनी कठोर शर्तें इस पर लाद दी गई। ये इसका मुख्य कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। इसका तत्कालीन कारण क्या बन गया कि जर्मनी का जो इलाका था इसको निम्नलिखित 2 भागों में बांट दिया गया, क्योंकि जर्मनी के ठीक पश्चिम में आपका पोलैंड आता था, इसके करीब रूस था। ठीक है, तो जर्मनी के सटे हुए इलाका था पोलैंड, और पोलैंड पर आने जाने का रास्ता नहीं था, स्थल मार्ग नहीं था। तो जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी हार गया, तो जर्मनी पर नियंत्रण रखने के लिए, कंट्रोल ओवर रखने के लिए क्या किया, नाटो ने इसको बीच में 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। इसे नाम रख दिया गया पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, और इस जो एक पतला सा गली था, ये एक छोर से होकर के दूसरे छोर पर जाता था, और ये पोलैंड से जाकर के ये रास्ता मिलता था, और ये रास्ता का नाम था पॉलिश गलियारा। इस रास्ते का नाम था पॉलिश गलियारा। ठीक है, तो ये जो गलियारा था आपका सीधा सीधा जर्मनी से होते हुए पोलैंड के पास जाता था, और इस गलियारे में फ्रांस ही नहीं, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका की सेना तैनात थी जगह जगह, कि जर्मनी कहीं अपनी सेना बढ़ा तो नहीं रहा है, कहीं एयरफोर्स और नेवी की सेना इसमें तो नहीं रख रहा है फिर से, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वार न हो। परंतु फर्स्ट वर्ल्ड वार ही सेकेंड वर्ल्ड वार की पृष्ठभूमि को रच दिया था, वहीं से पृष्ठभूमि तैयार हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार का मुख्य कारण आपका हो गया ये वर्साई की संधि 1919 में, इस पर लादे गए अपमानजनक शर्तें, और इसका मुख्य ये और तत्कालीन कारण उसका बन गया पॉलिश गलियारा, जो कि जर्मनी का हिस्से को निम्नलिखित 2 भागों में बांट दिया गया, और बीच में जबरदस्ती रास्ता दे दिया गया पोलैंड को आने जाने के लिए। ठीक है, देखिए उसी जमाने में 1920 का लगभग समय था, 1920 में होता क्या है कि जर्मनी में एक
नए विचारधारा वाला एक नए किस्म का नेता जन्म लेता है, जिसका नाम होता है रूडोल्फ हिटलर। हिटलर नाम में ही इसका हिट है, ये सुपर डुपर हिट क्यों नहीं रहेगा? ठीक है, 1920 के ज़माने में जगह जगह जाकर के स्पीच दिया, आंदोलन किया कि हम जर्मनी वाला मानते हैं कि हमने युद्ध किया, मान लिया कि हमने युद्ध किया, फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारे कारण ही हुआ, पर क्या अकेले हम इस युद्ध की भरपाई करें? हम ही अकेले युद्ध लड़ रहे थे, ताली कभी एक हाथों से नहीं बजती है, जब दोनों हाथ आपस में टकराता है तब जाकर के ताली बजती है, आवाज गूंजती है। उधर से भी तो वार किया गया, और इस युद्ध की अपमानजनक शर्तें को भला जर्मनी क्यों माने अकेला? अगर पूरा विश्व ये तैयार हो जाए कि हम लोग अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही 1 लाख ही आर्मी वाले फोर्स रखेंगे अपने पास, तो जर्मनी भी ये मानने के लिए बेहद हद तक तैयार हो जाएगा कि जर्मनी भी 1 लाख अपने पास फोर्स रखेगा। अगर पूरा विश्व अपने पास एयरफोर्स और नेवी वाली सेना नहीं रखेगा तो जर्मनी भी अपने पास सेना नहीं रखेगा, परंतु पूरा विश्व के लोग अपने पास नेवी एयरफोर्स की सेना को रख रहे हैं, तो भला जर्मनी अपने पास सेना क्यों नहीं रखेगा? इससे अछूता कैसे रह सकता है? इस तरह की वार्तालाप करके लोगों की अंदर आक्रोश की भावना को, ज्वाला को उठा रहा था, भड़का रहा था, और लोग उसकी बातों से इतनी अधिक प्रेरित हो रहे थे कि लोगों ने उसको अपना खुद का नेता चुन रहा था। जितना भी युवा थे धीरे धीरे हिटलर के संपर्क में आते गए। हिटलर तो प्रारंभ में एक जाना माना सिपाही था, परंतु आगे चल करके इटली के मुसोलिनी से मिलता है और धीरे धीरे उसके संपर्क में आता है, और वहां से नाजीवाद का एक गठन करता है। नाजीवाद का जब गठन करता है तो करते क्या है, पहले जर्मनी में यहूदी लोग रहा करते थे। यहूदी जो जिसको हम लोग जेवेल्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आज डेट में यहूदी लोग जो है इजराइल में रहा करते हैं, तो यहूदी की संख्या वहां पर बहुत अधिक थी जर्मनी में। यहूदी जिस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, ठीक वैसे ही एक यहूदी है, ठीक है, धर्म है। यहूदी लोग जर्मनी में बहुत अधिक थे उस जमाने में। तो यहूदियों ने क्या किया, हिटलर को पकड़ कर गया और 1935 में इसे जेल में डाल दिया गया। 1935 में इसे जेल में डाल दिया गया। हिटलर जैसे ही जेल में गया तो चूंकि इसने अपना खुद का एक संस्था बनाया था जिसका नाम था नाजीवाद, ठीक है, और नाजीवाद में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे जर्मनी वाले, और यहूदियों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। यहूदियों ने इसको जबरदस्ती जाकर के जेल में डाल दिया गया। जो लोग भी नाजीवाद से प्रेरित थे उन्होंने जेल को चारों तरफ से घेर लिया। अंततः हिटलर को छोड़ना पड़ा जेल से। 1935 में हिटलर जेल में बैठे बैठे अपनी आत्मकथा लिख दिया जिसका नाम था मीन कैम्प नामक पुस्तक। याद रखिए, कई बार कंपटीशन एग्जामिनेशन आप देने जाते हो तो पूछता है कि हिटलर का पूरा नाम रूडोल्फ हिटलर होता है। इसने अपनी आत्मकथा कब लिखा, 1935 में जब जेल में गया था तब। उसकी आत्मकथा का नाम क्या था, तो मीन कैम्प था उसका आत्मकथा का नाम। तो यहूदियों ने किया क्या, यहूदियों ने उसे जेल से छोड़ दिया। पर 1935 में जैसे ही हिटलर जेल से बाहर निकलता है तो सबसे पहले यहूदियों को ही मार कर तो भगाता है। कहता है कि अरे साला, तुम मेरे ही देश का खाएगा और मेरे ही खिलाफ आंदोलन में भाग लेने के बजाय, अगर तेरे को आंदोलन में भाग नहीं लेना है तो मत ले, चुपचाप बैठ करके तमाशा देख। पर तूने आंदोलन को ही खत्म करने का निर्णय ले लिया। मेरा नाजीवाद का जो सरकार था उसको खत्म करने के लिए मेरे को जेल में डाल दिया जबरदस्ती। हिटलर ने किया कि ताबड़तोड़ हमला कर दिया यहूदियों पर। 1000, 2000 नहीं, 10,000, 20,000 नहीं, 1 लाख, 2 लाख नहीं, 60 लाख यहूदियों को मार दिया। समझ जाइए कितना आक्रोश भरा होगा हिटलर में। 60 लाख यहूदियों को, सबसे पहले यहूदियों को ही 60 लाख यहूदियों की गला रेत करके बम, बारूद, गोली, तलवार, भाला कैसे भी करके मार दिया। 60 लाख अपने आप में बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। जब 60 लाख जर्मनी से यहूदियों की संख्या मिट गई तब यहूदियों ने किया क्या कि आसपास जो शेष बच गए आसपास कटोरा लेकर के भीख मांगने लगे। इधर ब्रिटेन था जर्मनी से, ये हो गया आपका जर्मनी, ठीक है, इधर आपका ब्रिटेन था और इधर आपका अमेरिका था।
दोनों तरफ, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों तरफ इन लोगों ने क्या किया, कहा कि आप हमारी मदद करो, हमें कोई ऐसी जगह बतलाओ जहाँ पर हम लोग अच्छे से रह सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम जर्मनी में नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर रहेंगे तो हिटलर साला हमें छोड़ेगा नहीं। 60 लाख यहूदियों को मार दिया है अकेला, जर्मनी वालों ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया। अगर हम लोग शेष बच गए तो फिर हमें ये छोड़ेगा नहीं, सबकी नस्ल ही खत्म कर देगा। तब जाकर के अमेरिका वाले और ब्रिटेन ने कहा कि आखिर हमारी इसमें क्या फायदा है। अमेरिका बिना फायदा का कोई एक कदम नहीं उठाता है। अमेरिका ने कहा कि आखिर हमारी इसमें फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। तो यहूदियों ने कहा कि फायदा है ना, हम लोग इसके बदले आपको पैसा देंगे, ठीक है। तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है, पैसा दोगे तो चलो हम इसके लिए तैयार हो जाते हैं। और पैसा के बल पर यहूदियों ने अमेरिका और ब्रिटेन वाले को अपने लिए एक अलग देश की मांग की। और अमेरिका तथा ब्रिटेन ने क्या किया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया तब इन्होंने यहूदियों के लिए एक अलग देश जिसका नाम था फिलिस्तीन दिया। जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है तब आपको फिलिस्तीन के बारे में बतलाएंगे, परंतु इससे पहले आपको हम सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ ले चलते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ। कारण क्या था इसका? तत्कालीन कारण था कि जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया, बीच में से पोलिश गलियारा निकाल दिया गया। और ये पोलिश गलियारा जो है एक छोर से जर्मनी के दूसरे छोर पर जाता था और जर्मनी को 2 बराबर हिस्सों में बांट सकता था। और ये जो है इस पर बीच में पोलिश गलियारा पर फ्रांस, ब्रिटेन, उसके बाद अमेरिका इत्यादि की सेना इस पर नियंत्रण रखती थी जर्मनी को। और ये हिटलर से बर्दाश्त नहीं हुआ। हिटलर ने कहा कि ये देश मेरा है, हम इस देश का नागरिक है, इस देश पर हमारा अधिकार होना चाहिए। और 2 भाग में बांट करके और इस पर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की सेना भला यहाँ पर क्या कर रही है, बतलाइए। ये इस तरह की ज्वाला को जर्मनी वालों के दिल में हिटलर ने जगाया और उसकी ज्वाला जो है भड़क उठी और प्रत्येक के दिल में नफरत की भावना उठ गई। सब लोग रोड पर निकल गए। और हुआ क्या कि 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पहले इस गलियारा को तोड़ा। जर्मनी का हिटलर जो था सबसे पहले इस गलियारा को ही खत्म किया और पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड पर अटैक करने से पहले उसने रूस से क्या किया था? शांति समझौता किया था। याद रखिए, रूस से शांति समझौता कर दिया था। और ये समझौता क्या था कि जर्मनी कहता है, जर्मनी उस जमाने में बहुत ही जाने माना, यूं कहे तो सुपर डुपर हिट था। उसके पास अनेक तरह के विध्वंसकारी हथियार थे। हिटलर ने अपनी सेना की तादाद बढ़ा दी, 1 लाख से बढ़ाकर करोड़ों की संख्या में कर दी। प्रथम विश्व युद्ध में उसमें कहा गया था कि आप नेवी एयरफोर्स की सेना नहीं रखोगे। हिटलर ने सब शर्तें को तोड़ करके कहा कि हम काहे नहीं रखेंगे, अपनी नेवी और एयरफोर्स की सेना बढ़ा दिया, ठीक है। और रूस से शांति समझौता किया और इससे कहा कि देखो रूस, हम जा रहे हैं पोलैंड पर अटैक करने, पर अगर तुम्हारे पास कटोरा लेकर के भीख मांगने आएगा हमारी मदद करो तो तुम इस युद्ध में नहीं फंसना। रूस ने कहा कि क्यों? तो कहा कि इसके बदले हम इसको जीत करके और तुमको फिर से पोलैंड दे देंगे। रूस ने कहा कि आखिर तुम कैसे दे दोगे, तुम जीत जाओगे। देखो हिटलर यहाँ पर कितना माइंड लगाता है। यही कहता एक नेता और एक आम इंसान में फर्क क्या होता है। नेता का माइंड कुछ और ही होता है, राजनीति सबसे हटकर होती है, ठीक है। तो हिटलर ने कहा क्या? हिटलर ने रूस से शांति समझौता कहा कि हम पोलैंड पर अटैक करने जा रहे हैं, अगर ये तुम्हारे पास मदद के लिए चिल्लाए तो तुम इसकी मदद मत करना। रूस ने कहा क्यों? तो कहा कि हम पोलैंड जीत जाएंगे और जीतने के बाद फिर ये पोलैंड को तुम्हारे कब्जे में दे देंगे, तुम इस पर आकर के राज करना। रूस ने कहा कि आखिर इसमें ये कैसे हो सकता है, तुम जीतोगे और हमें कैसे दे दोगे, हमको चुतिया बना रहा है। तो हिटलर ने कहा कि नहीं, इसके बदले तुम हमें करना क्या कि तुम हमें अनाज दे देना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हो जाएगा तो युद्ध को जीतने के लिए, चूंकि जर्मनी छोटा देश है, युद्ध लंबा चलेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार में चूंकि जर्मनी देख चुका था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 4 वर्षों तक चला, तो कहा कि युद्ध बहुत लंबा चलेगा
और खाने के लिए अनाज की कमी लाले पड़ जाएंगे, दाने दाने को हम मोहताज हो जाएंगे, इसलिए तुम करना क्या कि तुम हमें अनाज दे देना उसके बदले। रूस ने कहा कि ठीक है चलो। बैठे बैठे हमको एक पोलैंड हमारा उपनिवेश बनने जा रहा है और भला हमको करना क्या है, उसके बदले उसको अनाज देना है। लेकिन यहाँ पर चुतियापन वाला काम करता है हिटलर। करता क्या है कि पोलैंड पर अटैक करता है 1 सितंबर 1939 ईस्वी को, और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वार की स्टार्ट होती है। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को रुडोल्फ हिटलर ने अपनी सेना को पोलैंड पर अटैक करने के लिए आदेश दिया। जैसे ही अटैक किया, पोलैंड ने आसपास के देशों में भीख मांगना शुरू किया, मदद करने की गुहार की, परंतु रूस चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि वो शांति समझौता कर चुका था जर्मनी के साथ। ठीक है, उसके बाद करता क्या है कि रूस इसके बदौलत जर्मनी वाले को अनाज दे देता है। अब तो अनाज से लग गया जर्मनी। अब भला इसके पास किसी चीज का कमी नहीं था, पैसा बहुत था, अनाज भी हो गया, और युद्ध फौज उसके पास है ही। अब युद्ध आराम से कर सकता था, लंबा 2 साल 4 साल 5 साल। ठीक है, होता क्या है, तो जैसे ही पोलैंड इसके अंडर कंट्रोल में आता है, हिटलर के अंडर कंट्रोल में, हिटलर कहता है रूस से तुम अपनी सेना पोलैंड पर लेकर आओ। रूस कहता है क्यों? अरे भाई हम जीत चुके हैं पोलैंड को, तुम अपनी सेना वहां से भेजो और आकर के अपना वर्चस्व स्थापित करो, हम यहाँ से अब जा रहे हैं। रूस ने कहा कि वाह, इससे बढ़िया तो अब कोनो हमारा मित्र नहीं है। ये देखिए कितना मादरचोद था हिटलर। ठीक है, हिटलर जैसा दिमाग किसी और के पास लगभग नहीं था उस जमाने में। किया क्या हिटलर ने, जैसे ही रूस चुतियापन वाला काम करता है, देखिए रूस जैसे ही अपनी सेना पोलैंड पर भेजता है अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, कि क्या करता है हिटलर, कहता है कि अब रूस के पास जाकर के का युद्ध करने की जरूरत है। उसकी सेना खुद पूरा का पूरा आ गया है यहाँ पर, आधा से अधिक सेना, इसको मारो धाए धाए। जर्मनी वाला क्या करता है कि पूरी बम बारूद लेकर के और उसकी सेना पर वार करने लगता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी ने किया क्या था कि रूस पर अटैक किया था, वहीं से उसकी बड़ी भूल स्टार्ट हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इसने रूस से शांति समझौता करने के बाद रूस की सेना को बुला करके पास में मारा। ठीक है, जैसे नहीं कहा जाता है कि किसी को रसगुल्ला खिला करके जूता से मारना, वही काम किया। उसे अनाज भी ले लिया भारी भरकम ट्रक से लदे हुए, और उसके बाद उसको बुला करके पास में और फिर धाए 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 मार करके कहानी खत्म कर दिया। अब तो रूस बौखला गया। इतना ही नहीं देखिए, अगर केवल रूस से युद्ध किया होता तो शायद जीत भी जाता है, परंतु जो गलती इसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया था ना, सेम टू सेम प्रोसेस ये सेकेंड वर्ल्ड वार में दोहरा देता है। देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो जर्मनी सबसे पहले किया क्या कि पोलैंड पर अटैक किया और रूस से कहा कि अपनी सेना को यहाँ पर भेजो, अपना वर्चस्व स्थापित करो। परंतु ये चुतियापन वाला काम करता है जर्मनी। करता क्या है कि रूस की सेना जैसे ही यहाँ पर आती है, बुला करके पास में मार देता है धाए धाए। ठीक है, और जर्मनी ने क्या किया, चुट्टापन वाला काम करके और ये रूस की सेना को यहाँ पर मार देता है। रूस यहाँ से बौखला जाता है। अगर केवल रूस से युद्ध किया होता तो शायद बात बन जाती, परंतु ये गलती कर देता है। सेम प्रोसेस, सेम गलती, दूसरी बार वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए कभी भी। लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी गलती करता है, सेम गलती दूसरी वार में भी कर देता है, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी। इसके बाद करता क्या है, यहाँ तो अपनी आर्मी को युद्ध में झोंक देता है जर्मनी। किससे युद्ध करने में? रूस से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करता है, ब्रिटेन पर यहाँ पर अटैक कर दिया। और इस पर अटैक किया कौन? यहाँ की एयरफोर्स। जर्मनी ने अपनी एयरफोर्स की सेना को ब्रिटेन पर लगा दिया। फिर फ्रांस से भी युद्ध कर दिया। ठीक है, और बाल्टिक देशों से जो नॉर्वे वगैरह, ठीक है, अरब देश जिसको बोलते हैं, इस पर अपना नेवी वाले को भेज दिया युद्ध करने के लिए। अब भला बतलाइए, एक बार में अपने आर्मी को भेज रहा है रूस से युद्ध करने के लिए, एयरफोर्स वाले सेना को भेज रहा है ब्रिटेन से युद्ध करने के लिए, फ्रांस से युद्ध करने के लिए,
और नेवी वाले को भेज रहा है कहाँ पर, बाल्टिक देशों जैसे नॉर्वे वगैरह, सऊदी अरब, अरब देशों से युद्ध करने के लिए। अब भला बतलाइए कि एक साथ आप 5-10 देशों से युद्ध भला कैसे जीत सकते हो? पूरे विश्व से युद्ध करके अकेले आप जीत जाओगे, चारों तरफ से घेर करके आपको मार देगा, ठीक है। परंतु इसका एक सहयोगी था जिसका नाम था इटली। इटली कर क्या रहा था कि इटली भी फ्रांस को मार रहा था इधर से, ठीक है। और इधर था आपका जापान। जापान ने क्या किया इस युद्ध में, जर्मनी का साथ दिया और चीन ये भी पागलपन वाला काम कर दिया। और चीन का एक जगह था जिसका नाम था मंचूरिया, ठीक है। और मंचूरिया को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया जापान, जबरदस्ती डरा धमका करके युद्ध करके, ठीक है, इस पर अटैक कर लिया। इतना ही नहीं, इसके बाद जापान ने म्यांमार पर भी आक्रमण कर दिया और अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया जापान यही नहीं रुका, चीन के मंचूरिया और म्यांमार पर अटैक कर लिया। इतना ही नहीं, इटली फ्रांस से युद्ध कर रहा था। जर्मनी की जो आर्मी की सेना थी, एयरफोर्स की सेना थी, नेवी की सेना थी, टोटली जर्मनी ने युद्ध में झोंक चुका था, चारों तरफ बिखरे हुए थे। जर्मनी की जो एयरफोर्स की सेना थी, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स RAF, ठीक है, ब्रिटेन अपने एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ का कुत्ता भी होता है ना, तो उसको बोला जाता है रॉयल डॉग, रॉयल कुकुर, रॉयल बिलार, ठीक है, रॉयल फलाना, रॉयल चिलाना, ठीक है, सबको रॉयल बोलते हैं। शाही बोलता है अपने आप को कि हम लोग शाही परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो रॉयल एयरफोर्स को जर्मनी का एयरफोर्स ने पूरी तरह से धो डाला। क्यों? क्योंकि क्या ब्रिटेन के पास एयरफोर्स नहीं था ब्रिटेन के पास एयरफोर्स था, परंतु यहाँ पर पायलट का कमी था। ब्रिटेन ने प्रत्येक विमान पर 3 पायलट रखा था, 3 पायलट के हिसाब से, परंतु जर्मनी ने अपने एक विमान पर 10-10 पायलट रखा था, क्योंकि एयरफोर्स की संख्या जर्मनी ने बढ़ा दिया था, ठीक है, हिटलर ने। तो एक विमान पर 10 के हिसाब से ये क्या फाइटर पायलट रखा था, और ये 3 ही था। इसका फाइटर था ना कि युद्ध में जा भी रहा था बढ़िया से, इसका नींद भी पूरा नहीं हो रहा था ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स वाले के पायलट का, और बम गिरने जा रहा था, रास्ते में सो रहा था, सोने लग जाता था, ठीक है, नींद भी अच्छा से पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि 15 दिन और 15 रात लगातार जर्मनी ने ब्रिटेन पर अटैक किया था बम बारूद से, इसका एयरफोर्स, ठीक है। क्योंकि जर्मनी की एक जहाज पर 10-10 क्या था, वही पायलट, ठीक है। तो कहाँ 3 और कहाँ 10, एक गया ना, आया, फिर दूसरा का तू जाकर रेस्ट कर, दूसरा जा रहा है, ठीक है। इस तरह से जर्मनी ने बिना रुके 15 दिन और 15 रात ब्रिटेन पर बम गिराते गिराते उसको परेशान कर दिया था पूरा तरह से, अंदर से उसको हिला दिया था, अंदर दिल से, ठीक है। उसके बाद फ्रांस और बाल्टिक देशों से युद्ध कर ही रहा था नेवी वाला। इतना ही नहीं, आर्मी की जो सेना थी रूस से युद्ध कर रही थी, जर्मनी टोटली चारों तरफ से घिर चुका था, ठीक है। उसके बाद जापान ने चीन पर मंचूरिया को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया, म्यांमार पर अटैक किया, अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया। इटली जो है फ्रांस से युद्ध कर रही थी, तो इटली, जर्मनी और जापान एक तरफ होकर के, और ये सब युद्ध कर रहे थे लगभग, शायद उन्हें मालूम नहीं था। अमेरिका भी इस युद्ध में टोटली एंट्री नहीं किया था। अमेरिका कर क्या रहा था कि अमेरिका हथियार बेच रहा था, किसको? रूस को, बाल्टिक देशों को, फ्रांस को, ब्रिटेन को। आप ही जरा बतलाइए कि कोई युद्ध कर रहा है और कोई हथियार बेच रहा है बैठ करके, तो वो धनी नहीं होगा। इस युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया, एक दो नहीं, 61 देश, ठीक है। और 61 देशों को सप्लाई करने वाला हथियार कौन था? अकेला अमेरिका। सबको युद्ध का भरपाई, सबसे पैसा लेकर के, और क्या करता था? हथियार देता था, ले जा बेटा, ले जा, युद्ध करना, हमको उससे क्या मतलब है, तेरा बाप मरेगा, तेरा भाई मरेगा, हमको पैसा से मतलब है। इन देशों ने क्या किया कि पैसा खत्म हो गया तो अपने यहाँ का सोना चांदी
ले जा करके उसके पास गिरवी रखने लगे कि हम गिरवी रख रहे हैं और उसके बदले में हमें हथियार दो। इस तरह का काम कर रहा था जापान। तब तक क्या किया कि तब तक ये सब कारनामा जापान और आसपास के देश देख रहे थे। तब तक हुआ क्या कि जापान इसको बहुत अच्छे से देख रहा था कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका जो है इस युद्ध में टोटली इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, परंतु ये कर क्या रहा है कि युद्ध लड़ने की सारा सामान सप्लाई कर रहा है। तो जापान ने किया क्या कि 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका के एक बंदरगाह जिसका नाम था पर्ल हार्बर बंदरगाह, और इस पर जापान ने अपनी नेवी एयरफोर्स को टोटली झोंक दिया। पर्ल हार्बर का क्या हुआ कि नामो निशान मिट गया, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने बहुत अधिक मात्रा में एयरफोर्स, नेवी, अच्छा 100-200 से अधिक पनडुब्बी रखा था, फिर अनेक विध्वंसकारी हथियार रखा था, युद्ध लड़ने की फाइटर जेट विमान बहुत अधिक। इतना ही नहीं कि सैनिकों के लिए अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह सब था यहाँ पर पर्ल हार्बर बंदरगाह पर। यहाँ पर आता था विदेश से जहाजों पर सामान लद करके थे। यहाँ पर बंदरगाह पर बड़का बड़का जहाज आकर के लगता था। परंतु जापान ने 7 दिसंबर 1941 को, मात्र जापान और अमेरिका के बीच में कोनो दुश्मनी नहीं था। देयर वेर नो एनी enemy between America and Japan before Second World War, understand? And now, but इससे पहले 1941 से पहले जापान और अमेरिका के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं थी। परंतु फिर भी जापान ने बिना कुछ कहे अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला 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 और इस हमले में अमेरिका का पर्ल हार्बर बंदरगाह का नामो निशान मिट गया। अमेरिका ने पूछा, जापान बेटा ऐसा क्यों, तुमने ऐसा किया क्यों? जापान ने कहा कि हमसे रहा नहीं गया, हम युद्ध कर रहे हैं, तुम साला है कि क्या कर रहा है, युद्ध की सामग्री हमारे दुश्मन को बेच रहा है, तुम बहुत धनी बन रहा है, हमसे देखा नहीं गया, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तुम्हारा ये रूप देख करके। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमला कर दिए। अमेरिका का रुक बेटा, तोरा बता रही हो। जापान का बताओ ना रे मदर। तो अमेरिका का एक राष्ट्रपति था जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया, अब्राहम लिंकन ने अपने साफ शब्दों में कहा था कि अगर मेरे को किसी पेड़ को काटने के लिए आप 6 घंटा दोगे तो 4 घंटा में मैं उसके लिए क्या करूँगा, हथियार जुटाऊंगा, ठीक है, और बाकी बचे समयों में हम उस पेड़ को अच्छे से काटेंगे, ठीक है। अमेरिका ने अपने सभी साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को कह दिया, देख बेटा ऐसा औजार बना, इससे पहले ना तो किसी ने इसका नाम सुना हो और ना ही कभी देखा हो। 3-4 सालों में किया क्या कि अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे एटम बम बना दिया, सबसे खतरनाक विध्वंसकारी एटम बम, ठीक है। देखिए 1945 में गिराएगा, लेकिन इससे पहले होता क्या है कि जर्मनी जो है इतने देशों से युद्ध कर रहा था तो सारी सेना जर्मनी को घेरने लगा, चारों तरफ से घेरने लगा। इतना करीब आ गया था जर्मनी के अंदर इलाकों में कि रुडोल्फ हिटलर अपने छत पर से देख रहा था अपनी वाइफ के साथ, तो छत पर से साफ साफ दिख रहा था, अरे साला 10 किलोमीटर दूर पर तो उधर रूस का सेना आ रहा है, इधर फ्रांस का सेना आ रहा है, इधर ब्रिटेन का सेना आ रहा है, इधर मौसा का सेना आ रहा है। चारों तरफ से देख रहा था कि हिटलर का घर, उसका शहर का बातें छोड़ दीजिए, उसका घर चारों तरफ से घिर गया था, क्योंकि आप एक साथ इतने लोगों से युद्ध नहीं कर सकते हो। युद्ध का कोई प्लान होता है, अचानक किसी पर युद्ध नहीं कर सकते थे। अगर उसको युद्ध ही करना था हिटलर को, पहले ब्रिटेन से युद्ध कर लेता, फरिया लेता पूरा बढ़िया से, उसको अपने अंडर कंट्रोल में रख लेता, उपनिवेश बना लेता उसको 6 महीने के बाद, फिर फ्रांस से युद्ध करता, फिर जा करके
किसी और से युद्ध करता, रूस से, परंतु एक साथ चारों तरफ से चारों द्वार एक साथ खोल दोगे, बाढ़ में क्या होगा, डूबेगा नहीं। तो यही गलती कर दिया हिटलर। इससे बड़ा गलती अब दूसरा कोई हो नहीं सकता है। देखिए होता क्या है, कुछ घंटों के बाद देखा तो 1 किलोमीटर के नजदीक आ गया हिटलर का। हिटलर अपने छत पर से देख रहा है कि 1 किलोमीटर वहां पर रूस का सेना है, उधर मौसी का सेना है, उधर मौसा का सेना है, उधर साली का सेना है, उधर साला का सेना है, ब्रिटेन का सेना है। सब सेना चारों तरफ से घेर लिया। जब चारों तरफ से घेर लिया तो हिटलर अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में जा करके ज्वाइंट सुसाइड कर लेता है। ठीक है, जब हिटलर ज्वाइंट सुसाइड कर लेता है तो चारों तरफ से जर्मनी घिर चुका था और तब जाकर के जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है 1943 अथवा 44 में। परंतु जापान अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। ठीक है, अमेरिका बम बना रहा था, उसका वैज्ञानिक ने बम बनाकर तैयार किया, एटम बम, और कहा कि इससे विध्वंसकारी कोई दूसरा और हो नहीं सकता है। अमेरिका का ऐसा बात है, चलो गिरा कराते हैं। देखिए 6 अगस्त 1945 को अमेरिका का फाइटर जेट ने उड़ान भरी अमेरिका से और जा करके जापान के हिरोशिमा, एच फॉर हिरोशिमा, अंडरस्टैंड, नामक शहर पर गिराया। और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी, एन फॉर नागासाकी, पर बम गिराया। इस बम का नाम था क्या, देखिए हिरोशिमा शहर पर जो बम गिराया ना उसका नाम था क्या, लिटिल बॉय। लिटिल बॉय और नागासाकी पे जो बम गिराया उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन, ये 2 बम ऐसे थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने गिराया। जैसे ही इस बम को गिराया गया ऐसा लगा कि 10,000 सूरज जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर उग गए हो अचानक। वहां का तापमान जो था 10,00,000 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था अचानक। 10,00,000 डिग्री सेल्सियस। गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ तापमान 30 से 35 डिग्री केवल होता है, तो समझिए कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, लगता है कि मर जाएंगे गर्मी में। और कहाँ 10,00,000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान पड़ गया। वहां पर मनुष्य, जीव जंतु जो भी था उसका शरीर गर्मी से तप करके भाप बन गया और भाप बन करके उड़ गया, पता ही नहीं चल पाया। वहां पर रेडिएशन इतना अधिक बढ़ गया था। हमारा बॉडी जो है 6 से 8 डिग्री रेडिएशन को सहन कर सकता है, क्योंकि हमारा जो एक्सरा होता है ना, तो डॉक्टर लोग 6 से 8 डिग्री रेडिएशन उस एक्सरे में निकालता है। उससे अधिक हमारी बॉडी 8 डिग्री से अधिक रेडिएशन को हमारी बॉडी को सहन नहीं कर पाती है। परंतु वहां पर रेडिएशन जो है 50 से भी अधिक हो गया था। आज भी वहां पर, यहाँ पर भी 10 लाख, यहाँ पर भी 10 लाख, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगहों पर 10 लाख से अधिक लोग मर गए। आज भी उसका परिणाम क्या हुआ कि आज भी वहां का बच्चा जो पैदा होता है ना, वो गूंगा, बहरा, अंधा, लंगड़ा, लूल, इस तरह से पैदा होता है। अमेरिका ने अपनी बदला तो ले लिया, परंतु इस बदले का नतीजा ये हुआ कि आज भी अमेरिका यहाँ का रेडिएशन को खत्म करने की सोचता है, परंतु अभी तक खत्म हुआ नहीं है। और तब जाकर के 10 अगस्त को जापान पूरी तरह से आत्मसमर्पण करता है और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से खत्म होता है। ठीक है, 6 वर्ष ये जो युद्ध था आपका 6 साल चला। इस युद्ध के बाद होता क्या है, इसके बाद ये सभी देश मिल करके
और एक पंचायत बुलाएगा, पंचायत, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएनओ, पंचायत बनाएगा। देखिए कह रहा था अमेरिका, चूंकि जो सबसे धनी और शक्तिशाली होगा वही तो पंच बनेगा। आप देख लीजिए, मुखिया का चुनाव होता है तो मुखिया कौन जीतता है? जो सबसे आज की डेट में पैसा जो सबसे अधिक खर्चा करता है, दारू पिलाता है लोगों को, इस तरह का जो अधिक कार्य करता है, खर्च जो अधिक करता है, वही मुखिया बन रहा है। तो इस पंचायत का निर्णायक भूमिका कौन निभाएगा? जो युद्ध में सबसे शक्तिशाली होगा। उस समय शक्तिशाली था अमेरिका। अमेरिका ने बम फोड़ करके और अपने आप को साबित कर दिया कि हमसे बड़ा शक्तिशाली आज के डेट में कोई भी नहीं है, ठीक है। और युद्ध में जितने भी देश युद्ध में भाग लिए थे, सबने उससे हथियार खरीदने में अपना पैसा खर्च किए ही थे। तो पैसा भी उसके पास हो गया और बम बारूद भी हो गया। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो था वही यूएनओ की स्थापना किया। यूएनओ इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका कहने का मतलब है, ठीक है। इसकी स्थापना किया 24 अक्टूबर 1945 में। तो 24 अक्टूबर 1945 में जब इसका स्थापना किया तो सबसे मेन था कौन? अमेरिका, ठीक है। क्योंकि उस समय इंडिया भी गुलाम था, उपनिवेश था, किसका? अंग्रेजों का। अमेरिका ने कहा ब्रिटेन से, चल बेटा तुम भी बन जा इसका सदस्य, पंचायत। ब्रिटेन कहा कि ठीक है। फ्रांस कह रहा हम भी बनेंगे, हमरो बना लो, ठीक है। फ्रांस भी बन गया इसका मुखिया, फ्रांस बन गया। तो उसके बाद कहता है, कौन कहता है? उसके बाद रूस कहता है कि देख मेरा इतना क्षेत्रफल में इतना बड़ा है, मेरे को कैसे छोड़ सकता है, मेरे को भी शामिल कर इसमें। इसको भी सदस्य बनाया गया। चीन कहता है कि हमारा शामिल नहीं करोगे तो हम सबको बता देंगे, ठीक है। चीन को भी शामिल कर दिया गया। ये है आपका विश्व का सबसे, इन्हीं 5 देशों पर, इसको याद करने का ट्रिक है ABCFR, ABCFR। पूरे विश्व में 5 देश ही मिल करके पूरे देश को अपने अंडर कंट्रोल में रखते हैं। ये अस्थायी सदस्य हैं ABCFR। और A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, F फॉर रशिया, A फॉर फ्रांस, R फॉर रशिया, C फॉर चाइना। इसकी स्थापना किया था 24 अक्टूबर 1945 इसमें। इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंड। और इन्हीं के अंडर कंट्रोल में सारा देश कार्य करते रहता है। ये चाहे तो किसी को बर्बाद कर सकते हैं, चाहे तो किसी को गुलाम बना सकते हैं, अपना उपनिवेश बना सकते हैं, चाहे तो किसी को चमका सकते हैं, रातों रात इसको सुपर डुपर हिट बना सकते हैं। तो ये था आपका सेकेंड वर्ल्ड वार, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हुआ क्या, शेष बात अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एवरीथिंग।